नमस्कार। आज मैं वही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे बहुविकल्प क्वेश्चन के बारे में। और ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। और जो क्वेश्चन में चारों विकल्प हैं, उन विकल्पों के माध्यम से आपको हर विकल्प का उदाहरण सहित व्याख्या भी की जाएगी, उसका सही आंसर भी बताया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका। तो आइए हम इस क्लास के माध्यम से आपको इन्हीं बहुविकल्प क्वेश्चनों से मिलवाते हैं और रूबरू करवाते हैं और हम विस्तार से इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हर दिन की भांति हमारी ये क्लास शाम को 6 बजे आपको YouTube चैनल पर मिलने वाली ये क्लास, और सभी से आशा है कि ये वीडियो शुरू से लेकर के एंडिंग तक ज़रूर देखें, तभी आपको ज्योग्राफी से का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मुझे बताएं आगे मैं किस टॉपिक पर क्लास लेकर के आऊं। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब्स कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको उन्हीं क्वेश्चनों के साथ चलते हैं। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है या भौतिक प्रदेश है सभी, वो संरचनात्मक दृष्टि से, यानी जो इनका निर्माण हुआ था, संरचना बनी थी, यानी ठार मरुस्थल का निर्माण किस तरह से हुआ, मैदान का निर्माण किस तरह से हुआ, अरावली का निर्माण किस तरह से हुआ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है। तो संरचना जो बनी थी अलग अलग है। भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, यानी भारत के स्वरूप के आधार पर बताना है कि ये जो राजस्थान में जो भौतिक स्वरूप बने हैं वो भारत में किस उच्चावच प्रदेशों का एक हिस्सा है। तो हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर हैं। उत्तरी वृहद मैदान या प्रायद्वीपीय पठार ए में, बी में है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहद पठार का हिस्सा है, सी में है तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार है, डी में है प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय पठार हैं। तो इन चारों विकल्प का आपको आंसर देना है। तो उससे पहले हम डायग्राम में जाएं। ये हम डायग्राम देखें तो ये राजस्थान का डायग्राम है, और इसमें ये जो मध्य का भाग है, यहाँ से ये जो भाग है ये है अरावली का हिस्सा, और ये अरावली का जो भाग है, इस अरावली के जो पश्चिमी भाग है वो कहलाता है मरुस्थलीय भाग। शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में विभाजित है। जो येलो आप देख रहे हैं वो शुष्क प्रदेश कहलाता है, और ये आप ऑरेंज
कलर दिखाई दे रहा है वो अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। अरावली के पूर्व में जाएं तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है, और मैदानी प्रदेश के पूर्व में जाएं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। तो अब आता है कि ये भारत में उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा किसका है। तो हमें पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कि तैतीस सागर में जो नदियां गिरती उससे जो उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ था, और उस मैदान में हिस्सा है वो राजस्थान में है। जो पश्चिम भाग था वो मरुस्थल बना और पूर्वी भाग था वो मैदान के रूप में हुआ। तो यानी उत्तरी वृहद मैदान का जो हिस्सा है वो आंसर हमारा सही होगा। तो ए में भी दे रखा है और बी में भी दे रखा है उत्तरी वृहद, सॉरी बी में नहीं है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि एक में ही दे रखा है ए में। और इसके साथ साथ में हमें दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये दो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो हम पढ़ते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिणी भारत में तो उसका भी हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए ये दोनों का है, उत्तरी वृहद मैदान का और प्रायद्वीपीय पठार का। इसलिए हमारा ये दोनों आंसर इसमें ए है, विकल्प है वो सही होगा। क्योंकि बी में है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और वृहद पठार है, तो इसलिए क्योंकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो तो हिमालय है और हिमालय नवीन है, इसलिए नहीं हो सकता है। तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान के बारे में नहीं हो सकता है मैदान से। प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय पठार दोनों ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए उत्तरी वृहद मैदान से है वो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान बना। प्रायद्वीपीय पठार से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बना। तो इसलिए ए आंसर है वो हमारे लिए सही रहेगा। तो सही आंसर है वो ए है। अब हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ये देखो कि उपरमाल क्या है। तो हमें बताना है कि उपरमाल किसे कहते हैं। तो उपरमाल है उसमें हमारे पास में 4 विकल्प है। ए में है उदयपुर का भोराट का पठार, बी में है नागौर उच्च भूमि, सी में है चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग, और डी में है आबू खंड का पठारी भाग। तो ये 4 विकल्प और चारों में हमें सही आंसर की अगर बात करें तो उपरमाल का जो पठार है या उपरमाल क्या है, तो एक वो पठारी भाग है जिसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें आता है उपरमाल का पठारी भाग। तो वो पठार है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में राजस्थान में है, और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य भाग को जो उच्च भाग है पठार है तो वहां पर उस भाग को कहते हैं उपरमाल के नाम से। तो इसलिए सी आंसर है चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग। तो इसलिए हमारा जो सी एन विकल्प है वो सही होगा। तो उपरमाल का आपके पता हो गया होगा उपरमाल किसको कहते हैं और कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो उच्च पठारी जो भाग है उसको उपरमाल के नाम से जाना जाता है। यानी उपरमाल यानी ऊंचा उठा हुआ भाग उसको उपरमाल कहते हैं। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य। तो सी विकल्प सही होगा हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लूनी व जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। यानी लूनी और जवाई बेसिन है और लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 4 विकल्प है हमारे पास में। ए है बांगर प्रदेश, बी है गोडवाड़ प्रदेश, सी है गंगर प्रदेश और डी है छप्पन मैदान। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि लूनी और जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में मानचित्र में आए। तो अगर हम देखें कि लूनी नदी का प्रवाह कहाँ है और जवाई नदी कौन सी है, तो लूनी नदी ये आप यहाँ आओगे तो ये देखो लूनी नदी,
बांसवाड़ा से गुजरात में प्रवेश करती है, ये लूनी नदी है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है ये है जवाई नदी। तो ये लूनी और जो जवाई नदी है, इसके चारों ओर का जो भाग है ये आप देख रहे हैं, ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बेसिन क्षेत्र। ये लूनी नदी, और लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र बेसिन, और ये है जवाई नदी जो इसकी एक सहायक नदी है लूनी की। और इसका जो क्षेत्र होता है और इस प्रदेश को जिस नाम से जाना जाता है वो है गोडवाड़ प्रदेश। यानी यहां पर उदयपुर, सिरोही, गोड जनजाति है वो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, इसलिए लूनी नदी के बेसिन में वो जनजाति है वो निवास करती है, इसलिए इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम होने के वजह से बी आंसर है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, इसलिए बी विकल्प है वो सही होगा। तो विकल्प के तौर पर हमें बी देखना है कि गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है जो जवाई और लूनी नदी बेसिन का क्षेत्र है, जिसे उपनाम से अगर बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये आंसर सही रहेगा और वो है बी, गोडवाड़ प्रदेश से कहा जाता है। जो लूनी और जवाई बेसिन का जो क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो हमारे पास में 4 विकल्प है। विकल्प से पढ़ने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा जो मेरी क्लास देख रहे हैं, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित मेरी बहुविकल्प जो क्वेश्चन है वो क्लास आपके पास में पहुंच सके, आप उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। तो हमारे पास में ए विकल्प है उत्तरी भाग, बी में है दक्षिणी भाग, सी में है उत्तर पूर्वी भाग, और डी में है उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इसका हमें सही आंसर का चुनाव करना है कि किस भाग में या थार मरुस्थल का जो भाग है उसमें समुद्र तल से ऊंचाई है वो सबसे कम है। तो थार मरुस्थल की पहले स्थिति का पता करते हैं राजस्थान के मानचित्र में। तो ये अरावली की पश्चिमी सीमा है, जो आप ये देख रहे हैं ये अरावली की पश्चिमी सीमा है, और इस पश्चिमी सीमा से लेकर के ये जो भाग है वो थार का मरुस्थल कहलाता है। और ये थार का मरुस्थल 2 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से? इसमें अगर हम देखें येलो कलर का ऑरेंज कलर के जो 2 भाग हैं, और वो एक संवर्षा रेखा यानी 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा उसको 2 भागों में विभाजित करती है। इसका संवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा इसको दोनों भागों को विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको शुष्क मरुस्थल कहलाता है, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये प्रदेश। और 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होती है उसको अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है, जो थार मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्यवर्ती भाग में पड़ता है। तो इसकी हमें सबसे कम ऊंचाई समुद्र तल से अगर देखें तो इसकी ऊंचाई सबसे कम है वो किस ओर है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती है और वो नदियाँ न तो उत्तर की ओर जाती है, इस ओर नहीं जाती है, बल्कि ये सभी नदियाँ अरावली से निकल करके किस ओर आती है, दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर ये नदियाँ प्रवाहित होती है, और दक्षिण पश्चिम की ओर ये नदियाँ आने की वजह से जो भाग निम्न होगा उसी जल का स्वभाव होता है उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना। और ये नदी उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है तो ये समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसलिए जो थार मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है वहां पर समुद्र तल से सबसे कम
ऊंचाई है। तो हमारे पास में ऑप्शन बी में दे रखा है दक्षिणी भाग, तो इसलिए बी आंसर है वो सही माना जाएगा दक्षिणी भाग में। तो समुद्र तल से थार मरुस्थल की सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो वो आता है दक्षिणी मरुस्थल, जो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि तारा बालुका स्तूप कहां पाए जाते हैं। यानी तारा आकृति का जो बालुका स्तूप है वो कहां पाए जाते हैं। तो तारा बालुका स्तूप की अगर हम बात करें तो वो हमें पता होना चाहिए कि मरुस्थल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, और मिट्टी है वो हवा के साथ में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है, और स्थानांतरित होने की वजह से वो किसी अवरोध के माध्यम होने की वजह से या फिर किसी टीले के पास में जाकर के एक तारानुमा आकृति का बालुका स्तूप का निर्माण करती हैं। और हमारे पास में विकल्प 4 है, ओसिया में, लूणकरनसर में, या पोकरण एवं सूरतगढ़ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों विकल्प के तौर पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं इस तरह की आकृति बनती है रेत की, तो उसे बोलते हैं तारानुमा बालुका स्तूप। तारानुमा देख सकते हैं, ये देखो अलग अलग इसके श्रृंखलाएं हैं, और एक केंद्र से सभी श्रृंखलाएं हैं वो जा रही है। तो एक तारेनुमा या तारे की आकृति का ये बालुका स्तूप है वो बना हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा जो मिट्टी या रेतीली मृदा का स्थान होता है वहां पर सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए जो पोकरण का क्षेत्र है और सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक मात्रा में तारो बालुका स्तूप का निर्माण होता है। तो यानी सबसे अधिक मात्रा में अगर तारा बालुका स्तूप की बात करें तो पोकरण और सूरतगढ़ में आएंगे, इसलिए सी आंसर इसका सही रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तारा बालुका स्तूप है वो कैसा होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं तारा बालुका स्तूप इस तरह का होता है, और ये स्तूप थार के मरुस्थल में या मरुस्थलीय क्षेत्र में पोकरण एवं सूरतगढ़ में पाया जाता है। पोकरण जैसलमेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो है क्वेश्चन ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार क्या करना है, हमें हमारे पास में है कि सही उत्तर का चयन करना है। ये देखो दे रखा है कि सही उत्तर का चयन करना है। चारों में से हमें सही आंसर बताने हो सकते हो, चारों के चारों सही हो सकता है, एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो, चारों के चारों सही हो। ए में है अरावली मरुस्थल, यानी अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली पर्वतमाला है वो मरुस्थल के पूर्वी भाग को क्या करता है, या पूर्व में जो विस्तार हो रहा है उसको क्या करता है, रोकता है। तो सही है, क्योंकि जो मरुस्थल अरावली की स्थिति इस तरह से है, आप अरावली की स्थिति देखोगे इस ओर मरुस्थल है, तो मरुस्थल में जब ये इस तरह से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, विस्तार हो रहा है, तो ये एक अवरोध के रूप में आ गई। तो आगे है वो नहीं बढ़ने दे रहा है अरावली, तो वो रोक लेता है विस्तार को, तो इसलिए ये सही होगा। तो ए आंसर है वो सही होगा। तो ए में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 1, सी में नहीं है इसलिए गलत होगा, डी में नहीं है इसलिए गलत होगा। 1 हमने पढ़ा और 2 निकाल दिए कि 2 है वो सही नहीं है। अब हमारे पास में विकल्प रहे हैं, 2 में से 1 का सही का चुनाव करना है। दूसरा है अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, यानी अरावली पर्वतमाला में सबसे अधिक मात्रा में खनन क्रिया होती है, और खनन क्रिया वहां होगी जहां पर खनिज की मात्रा अधिक होगी, इसलिए बी भी सही है। तो 2 नंबर जहां सही है वो सही है। 1 में भी दे रखा है और बी में भी दे रखा है 2 नंबर, इसलिए दोनों अभी भी यहां पर कायम रहना होगा। अब हमारे पास में आता है 3 नंबर, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। क्यों नहीं है अरावली प्रभावित करती है वर्षा की मात्रा को राजस्थान में? क्योंकि अरावली है वो दक्षिणी
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार है। और जब बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो एक अवरोध के रूप में होने की वजह से जो भाग इसके सम्मुख है वो वृष्टि प्रदेश कहलाता है, और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। यानी राजस्थान के पूर्वी 21 जिले वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत होने की वजह से यहाँ पर 50 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और 50 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होने की वजह से ये भाग अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश आता है, और ये सबसे अधिक उपजाऊपन या आर्द्र प्रदेश आता है। तो ये अरावली है वो वर्षा का प्रारूप को क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसमें है कि नहीं करती है, तो 3 नंबर है वो गलत माना जाएगा। तो ए में 3 नंबर दे रखा है तो वो गलत हो गया, तो ऐसे ही गलत हो गया, तो इसलिए इसमें 3 है नहीं, 4 है वो सही होगा। चौथा पढ़ लेते हैं। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। सही है, चाहे पूर्व में विस्तारित तो नदियां हो चाहे पश्चिम में निकलने वाली नदियां हो, वो सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती हैं। इसलिए उद्गम स्थल वो होता है जहां से नदियां निकलती है, वो उद्गम स्थल कहलाता है। तो अरावली से निकलती है। 1 2 4 सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। समझ में आया होगा सभी को। तो मेरी क्लास सभी को समझ में आई है। अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी। तो यानी 1 2 और 4 विकल्प है वो सही है, तीसरा विकल्प गलत है। तो अरावली है वो वर्षा के प्रतिरूप को प्रभावित करती है, इसमें दे रखा है नहीं करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, यानी रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो यानी हमें प्रदेश बताना है कि रामगढ़ की जो गोलाकार आकृति की जो पहाड़ी है, और गोलाकार इस तरह की, घोड़े के नाल की आकृति की, इस तरह से गोलाकार आकृति में, वर्ताकार आकृति में, किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। घोड़े की नाल की आकृति के, गोलाकार आकृति के या वर्ताकार आकृति के जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में है ये भी पूछ सकता है, कौन से प्रदेश में है ये भी पूछ सकते हैं। तो इसमें है कौन से प्रदेश में है, तो 4 प्रदेश है हमारे पास में। शेखावाटी प्रदेश है, बी में हाड़ौती पठार, सी 56 का मैदान, डी गग्गर प्रदेश। तो चलो देखते हैं। शेखावाटी प्रदेश की अगर बात करें, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर है वो नहीं पाई जाती है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इसलिए ए तो है वो गलत हो ही गया। सी में 56 की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मध्य 56 की पहाड़ियाँ कहलाता है, तो यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी नहीं है, तो सी भी गलत होगा। मेरे जो पीछे क्लासें हैं वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, सभी पहाड़ियों के बारे में, अरावली की पर्वत चोटियों के बारे में, पश्चिम मरुस्थल के बारे में सब चीजें विस्तार से करवाई हुई है। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने करवाए हैं। 3 नंबर है गगर का मैदान, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में आओगे तो यहां पर भी नहीं है। तो बचा एक हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार कहलाता है, और यहां पर आएगी रामगढ़ की पहाड़ी 12 जिले में। ये देखो रामगढ़ की पहाड़ी, और इसकी आकृति देख सकते हैं, वर्ताकार, गोलाकार या घोड़े की नाल की आकृति की ये रही। तो ये प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र सबसे अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए हाड़ौती का पठार है वो आंसर सही होगा, इसलिए हमारा आता है बी आंसर। तो बी विकल्प सही होगा, हाड़ौती का पठार, जहां पर रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी मौजूद हैं। कौन से जिले में, 12 जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिक विभाग यानी भौतिक पठार या दे रखे हैं भौतिक स्थलाकृति, और दूसरी तरफ जिला दे रखा है कि कौन सी स्थलाकृति कौन से जिले में है। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। भाखर है, थंगरवा है, बागड़ है, बांगर है, एक तरफ जिला है बांसवाड़ा, नागौर, सिरोही, उदयपुर, ये जिले दे रखे हैं। तो हमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने के लिए
सबसे पहले बागड़ प्रदेश की अगर बात करें तो बागड़ प्रदेश हम अगर मिलान करें तो कहीं ना कहीं सही आंसर हमारे पास में आ जाएगा, विकल्प सही आ जाएगा। तो चलो मिलान करते हैं। बागड़ प्रदेश है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश कहलाता है, और बागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है, तो बांसवाड़ा विकल्प दे रखा है और डूंगरपुर नहीं है, तो हम सुमेलित कर देते हैं बांसवाड़ा को। सी का है वो 1 नंबर है, और सी में 1 नंबर हम देख लेते हैं। ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है, सी में और डी में नहीं है, इसलिए स और दे तो पहले से ही गलत हो गए। ठीक है। दूसरा है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश अगर बात करें तो बांगर प्रदेश किसको कहते हैं? तो बांगर प्रदेश हम समझते हैं कि चूरू, नागौर, कुचामन, ये जो क्षेत्र होता है वो बांगर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि दोनों में ही 2-2 बच्चे हैं, तो हमें बगैर निसंकोच के नागौर से ही मैच कर देना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया, पहले से ये तो गलत हो ही गए, तो ये सही है, तो यानी 1 और 2 सही होगा। अब चुनाव करना है इन जिलों में। भाखर प्रदेश किसको कहते हैं? भाखरा की जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में है, इसलिए भाखर इसको कहते हैं। थंगरवा क्षेत्र है वो सिरोही को कहते हैं। भौतिक भाग यानी थंगरवा की पहाड़ियां सिरोही में, भाखर की पहाड़ियां उदयपुर में कहलाती है। तो ये हमारे पास में सही है, इसलिए बी आंसर सही है। ए है सॉरी भाखर है वो सिरोही में आता है, ठीक है ना, सॉरी भाखर है वो सिरोही क्षेत्र में आएगा, थंगरवा है वो उदयपुर में आएगा, इसलिए बी विकल्प हमारे लिए करेक्ट होगा। बी विकल्प भाखर है वो सिरोही में, थंगरवा है वो उदयपुर में, बागड़ है बांसवाड़ा में, बांगर है नागौर में, तो इसलिए बी एक विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो आप नोट कर लीजिए नोटबुक में कि भाखर कौन किस प्रदेश या किस जिले में है, थंगरवा की पहाड़ियां भौतिक विभाग किस जिले में है, बांगड़ किस जिले में है और बांगर किस जिले में है। तो चारों विकल्प और चारों जिले आपके सामने हैं, तो सही विकल्प होगा हमारे पास में बी। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? यानी उड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो अगर उड़िया के पठार की बात करें तो हमारे पास में 4 विकल्प है। क्या सिरोही में है, प्रतापगढ़ में है, जयपुर में है या उदयपुर में है? ये 4 विकल्प और चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो डायग्राम में आते हैं, उड़िया का पठार हम देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये रहा, ये पठार उड़िया का पठार कहलाता है। और ये किस जिले में है? तो ये आता है सिरोही जिले में। तो अरावली का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां पर सिरोही जिले में उड़िया का पठार मौजूद है, इसलिए ए विकल्प हमारे लिए सही होगा। ए, ये लो ए विकल्प। तो सिरोही जिले में उड़िया का पठार मौजूद है, ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसमें क्या पूछ रहा है कि बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग के संबंध हैं? यानी बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग के संबंध हैं, किस विभाग से संबंधित हैं? तो ए में है पर्वतीय प्रदेश के रूप में, बी में पठारी प्रदेश, सी में मैदानी प्रदेश और डी में मरुस्थलीय प्रदेश। तो 4 विकल्प हमारे पास में है, और इसमें से सही विकल्प का अगर चुनाव करें हम, तो सबसे पहले हमें चुनाव करना है कि बरखान स्थलाकृति कहते किसको हैं। तो कहते किसको है ये पता होना चाहिए, और किस तरह से बनती है अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो डायग्राम की ओर चलते हैं, और डायग्राम में अगर हम देखें तो इस तरह की अर्धचंद्राकार जो स्थलाकृति होती है उसको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ये देखो अर्धचंद्राकार स्थलाकृति,
ये देखो अर्धचंद्राकार स्थलाकृति, और ये अर्धचंद्राकार जो स्थलाकृति होती है उसको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और विंड्स यानी हवा है, वो जिस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है तो उसका सम्मुख भाग है वहां पर मंद डाल और विमुख भाग पर तीव्र डाल होता है, यानी दो सिंह की आकृति का निर्माण होता है, एक ये और एक ये। तो यानी जो मिट्टी है, मृदा है, हवा के साथ में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आती है। और ये मृदा कहाँ उड़ेगी, जहां पर रेतीली मृदा होती है, हवा अत्यधिक तीव्र गति से चलती है, वहां पर होता है। तो यानी मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र में, और मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र गति से जून जुलाई का महीना होता है और सब चलती है तो बरखान का निर्माण होता है। इसलिए इसमें डी आंसर विकल्प है हमारे लिए, मरुस्थलीय प्रदेश दे रखा है, इसलिए डी है वो से। किस भौतिक विभाग से संबंधित है, तो वो है मरुस्थल से। यानी बरखान की स्थलाकृति है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बनती है। अगला क्वेश्चन, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है ये, शीफ क्या है, यानी शीफ के बारे में बताना है कि शीफ क्या है। क्या ए में दे रखा है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, बी में है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सी है पैराबोलिक बालू का स्तूप, डी है सपर्कापीज बालू का स्तूप। तो हमें इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यानी पहले तो पता होना चाहिए कि शीफ कहते किसको हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जिस तरह से बरखान बनता है, और उसके ये बरखान आप देख रहे हैं जो दो सिंह आकृति की बनती हैं, जो दो सिरे होते हैं वो बाहर निकले होते हैं, उसका एक भाग है वो कट जाता है बीच में से और एक भाग शेष रहता है, उसको शीफ कहते हैं। ये देखो, यानी इसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से लगा रखी है, तो 5 के बाद में 5 6 7 8, यानी यहां से 5 6 7 और 8, ये जो भाग बचता है उसको शीफ कहते हैं। इस आकृति की, यानी एक सिंह की आकृति से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं, शीफ कहते हैं। और शीफ मछली, ऐसे दूर से देखते हैं कि मछली है समान दिखाई देती है आकृति की, तो वो है वो अनुदैर्घ्य रूप में होती है, क्योंकि जब हवा चलती है और उसके साथ में मृदा है वो एक क्षैतिज रूप में निक्षेपित होती है और उससे शीफ का निर्माण होता है, तो उसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। तो शीफ एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए ए विकल्प हमारे लिए सही होगा। ए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाती हैं। तो शीफ की आकृति का पता होना चाहिए कि एक सिंह आकृति के बनने वाली जो बालू का स्तूप होते हैं उसको शीफ कहा जाता है, और ये शीफ अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम से भी जानी जाती है। यानी मृदा है वो क्षैतिज रूप में निक्षेपित होती है, तो उसको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें है कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। यानी जैसलमेर जिले में किस प्रकार के बालू का स्तूप अत्यधिक मात्रा में है, वो पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में किस तरह के बालू का स्तूप होते हैं, तो ए है क्या बरखान ही बरखान बनते हैं क्या, पैराबोलिक बनते हैं क्या, अनुदैर्घ्य बनते हैं क्या, या अनुप्रस्थ बनते हैं क्या। तो बरखान का आपको बताया था अर्धचंद्राकार आकृति की जो बनने वाली स्थलाकृति होती है इस तरह से। बाद में कोई नहीं दीदी, ठीक है। तो ये होते हैं बरखान। पैराबोलिक किसको कहते हैं, पैराबोलिक होता है कि तटीय जो जल है उसके पास में बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसको पैराबोलिक कहते हैं। अनुदैर्घ्य क्या होता है,
तो मिट्टी है वो क्षैतिज रूप में और जिस तरह से स्थलाकृति का अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण कर देती है और वो अनुदैर्घ्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तो वो होता है जो अवरोध आ जाता है और हवा इस तरह से आ रही है और ये अवरोध के रूप में है और ये मिट्टी इससे टकरा करके और वहीं पर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भाग में अवरोध की स्थिति नहीं रहती क्योंकि पेड़ पौधों की मात्रा कम होती है, मानव अधिवास कम होता है क्योंकि बिखरे हुए छितरे हुए प्रकीर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें बालू का स्तूप तो वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के बारे में। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर हमारे लिए सही माना जाएगा। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो जैसलमेर जिले में सबसे अधिक बालू का स्तूप से बनाई गई स्थलाकृतियां होती है अनुदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? यानी गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली के किस प्रदेश का भाग है, किस प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो इसमें चार विकल्प, क्या उत्तर में है या मध्य में है, पूर्व में है या दक्षिण में है। तो चारों विकल्पों में हम देखें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, इस तरह से है। और गुरु शिखर है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है और इसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। नोट कर लीजिएगा 1722 मीटर। तो ये सब 1722 मीटर है और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर है और ये सिरोही जिले में है और सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में मौजूद है। तो यहाँ पर इस भाग में दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम भाग आएगा, तो इसलिए दक्षिण दे रखा है, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा डी। तो डी विकल्प है वो सही है हमारे लिए कि दक्षिण में अरावली प्रदेश की गुरु शिखर प्रदेश है वो कहलाता है, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में या अरावली के दक्षिणी भाग में मौजूद है। बंदी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गलत युग्म की पहचान करें। यानी इन चारों में से विकल्प में से हमें गलत विकल्प का चुनाव करना है कि गलत विकल्प कौन सा है। ए में है सिरोही, क्या सिरोही में अचलगढ़ की पहाड़ियां हैं? अजमेर में क्या तारागढ़ की चोटी है? जयपुर में खोक चोटी है? सीकर में क्या गुरु शिखर चोटी है? तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमें देखना है कि गलत विकल्प कौन सा है। अचलगढ़ जो पर्वत चोटी है वो सिरोही में मौजूद है और इससे पहले का जो वीडियो है और उस वीडियो में मैंने राजस्थान की उत्तरी, अरावली की उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जो पर्वत चोटियां हैं उन चोटियों के नाम किस जिले में हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है वो वीडियो आप देख सकते हो वहां पर जाकर के। तो अचलगढ़ जो पर्वत चोटी है वो सिरोही में, इसलिए ये तो सही है, गलत नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है, हमें बताना है कि गलत कौन सा है। अजमेर में तारागढ़ जो मध्य अरावली की पर्वत चोटी है वो सही है। जयपुर में खो पर्वत चोटी है वो सही मानी जाती है, जयपुर में है। गुरु शिखर सीकर में, तो ये नहीं है, ये दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटी है और वो है सिरोही में। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी सिरोही में है, सीकर में नहीं है, ये गलत युग्म है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया डी, सीकर में गुरु शिखर पर्वत चोटी आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी यानी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? यानी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है, उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो कुल ऊंचाई बतानी है आपको। तो इसमें चार विकल्प हैं, क्या 1722 मीटर ऊंचाई है, बी में है 1734 मीटर, सी में है 1750 मीटर और डी में है 1780 मीटर। तो इनमें से सही विकल्प का अगर चुनाव करें तो यानी गुरु शिखर
जो पर्वत चोटी है, संतों का शिखर माउंट आबू सिरोही में है, वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ये आप पर्वत चोटी डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहलाती है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1722 मीटर वो होगा ए विकल्प सही होगा हमारे लिए 1722। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये। राजस्थान के अरबुडा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो यानी राजस्थान के अरबुडा पर्वत पर एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, और उसका जो नामकरण है वो किसके नाम के आधार पर किया गया था? जिसे संतों का शिखर या गुरु शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, वो किसके नाम पर कहा था? तो अरबुडा पर्वत पर एक मंदिर है और वहां पर जिस तरह से ये गुरु शिखर है, यहाँ पर एक मंदिर आपको बना हुआ दिखाई देगा, और इस मंदिर पर अनेक ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, और इस मंदिर का नाम था दत्तात्रेय का मंदिर। तो दत्तात्रेय का मंदिर है और वहां पर संतों ने तपस्या कर रहे थे। तो कर्नल जेम्स टोड वहां पर गए थे, तो अनेक ऋषि मुनियों को देख करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पर्वत है वो संतों का शिखर कहलाता है। तो किसके नाम के आधार पर किया गया था? वो किया गया दत्तात्रेय ऋषि के नाम के आधार पर। तो इसलिए सी आंसर है वो सही माना जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, दत्तात्रेय ऋषि। तो दत्तात्रेय ऋषि है के नाम के आधार पर गुरु शिखर का नामकरण है वो किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? यानी अरावली पर्वतमाला है, सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, और ये करेक्ट आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसमें 4 विकल्प है, कुंभलगढ़, नागपहाड़, शेर और अचलगढ़। ये 4 पर्वत चोटियां हैं। क्या इनमें से एक पर्वत चोटी ऐसी है जो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो आपको ए बी सी डी के विकल्प के तौर पर आप कमेंट में ए बी सी डी लिख सकते हो, या कुंभलगढ़ है तो कुंभलगढ़ नाम लिख सकते हो, नागपहाड़ है तो नागपहाड़ लिख सकते हो, शेर है तो शेर लिख सकते हो, अचलगढ़ है तो अचलगढ़ लिख सकते हो। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। मुझे आशा है कि आप पूर्ण रूप से मुझे करेक्ट आंसर दोगे। तो आप कमेंट के माध्यम से करेक्ट आंसर है वो दे सकते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिएगा। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब है वो कर दीजिए अपने चैनल को, जिससे मुझे एक वो उत्साह होता है कि हाँ मेरी टीम मुझे उत्साहित कर रही है, मैं आगे नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँ, बहुत सारे रहस्य लेकर के आऊँ, ज्योग्राफी से संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ आपके सामने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब है वो कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप पर छोड़ा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन है ये कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? यानी शेर पर्वत श्रृंखला है, चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो शेर पर्वत चोटी की अगर ऊंचाई की बात करें तो आपने पीछे सुना, आपने कमेंट भी दिया होगा, और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है ये शेर पर्वत चोटी।
और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और डायग्राम में अगर देखें तो शेर सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। तो बी आंसर सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, किस जिले में है तो वो है सिरोही में। अरावली के किस भाग में है तो वो है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, तो आपके सामने ये क्वेश्चन और ये प्रश्न है कि अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम, कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। इस चीज में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही किसको कहते हैं और अवरोही किसको कहते हैं। तो आरोही और अवरोही ये होता है, एक शब्द होता है अवरोही। आरोही तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक होता है अवरोही। ये शब्द अवरोही शब्द। आरोही और अवरोही में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है और उसके आधार पर ही बता दूंगा, आसान है याद रखने के लिए। आरोही छोटा शब्द होता है अवरोही से, अवरोही बड़ा है आरोही से। आरोही छोटा है तो इसलिए छोटे से बड़े क्रम में चलना, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी सबसे छोटे से शुरुआत करना आरोही कहलाता है। आपको अवरोही पूछ ले तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो आपको पता होगा अवरोही और अवरोही किसको कहते हैं, आरोही और अवरोही। आरोही है वो छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, अवरोही है वो बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर चलना होता है। तो हमें बताना है कि इन ऊंचाइयों को व्यवस्थित करना है और वो व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। तो सबसे डायग्राम में अगर हम देखें तो इन पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर का नाम है ही नहीं, शेर का नहीं है, देलवाड़ा का नहीं है, जरगा की पहाड़ियां, जरगा की पहाड़ियां दे रही, जरगा की पहाड़ियां 2 में है, ये देखो। और आरोही क्रम में करना तो ये तो लास्ट में आई है, छोटे से बड़े क्रम में। तो बड़ा है, इससे बड़ा से कोई पर्वत श्रृंखला ही नहीं। तो पहले तो ये दोनों गलत हो गए, सी और डी। अब हमारे पास में बचा है ए और बी। ए और बी बचा है। तो अगर हम देखें अचलगढ़ और रघुनाथगढ़ में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अचलगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करें तो अचलगढ़ की, ये देखो अचलगढ़ है वो सिरोही में है और 1380 मीटर है। और रघुनाथगढ़ है, ये देखो ये रघुनाथगढ़ बी में और ए में अचलगढ़ की 1380 और रघुनाथगढ़ की ये देखो 1055 मीटर। तो सबसे कुम्भलगढ़ की देख लेते हैं। तो कुम्भलगढ़ की है 1224, फिर आएगा अचलगढ़, फिर आएगी जरगा। तो ये चारों पहाड़ियां दे रखी है, देखो रघुनाथगढ़, कुम्भलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, चारों पर्वत चोटियां। और कुम्भल रघुनाथगढ़, ये देखो रघुनाथगढ़, कुम्भलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। इसलिए करेक्ट जो आंसर होगा हमारे पास में आएगा बी। बी सही है। इसकी आप ऊंचाई लिख सकते हैं। तो जरगा की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर में है, 1431 मीटर ऊंचाई है। अचलगढ़ है वो सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंचाई है। कुम्भलगढ़ है वो राजसमंद में है जो 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ है तो वो सीकर में है, उत्तरी अरावली की, जिसकी 1055 मीटर ऊंचाई है। तो ये उनकी अलग अलग ऊंचाई दे रखी है, किस जिले में है। तो चारों पर्वत चोटियों की जो जिले दे रखे हैं ऊंचाई दे रखी है और आरोही क्रम में भी दे रखा है। सबसे छोटी रघुनाथगढ़, फिर उससे बड़ी कुम्भलगढ़, कुम्भलगढ़ से बड़ी अचलगढ़, अचलगढ़ से बड़ी जरगा की पहाड़ियां मौजूद हैं। तो चारों में से विकल्प आप अगर सही पढ़े तो बी विकल्प हमारे लिए सही है। तो
तो बी विकल्प सही है। नेक्स्ट विकल्प की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा, इसमें है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो देखो उत्तरी अरावली की पहाड़ी कौन सी है, मध्य अरावली की कौन सी है, दक्षिण अरावली की कौन सी है, और हाड़ौती प्रदेश की कौन सी है। दूसरी तरफ है टोडगढ़, संतूर, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़। तो हमें इसमें सही आंसर का चुनाव करना है। तो हमें अभी नेक्स्ट गया था एक तो कि रघुनाथगढ़ की पहाड़ी सिक्कर में है, और सिक्कर है वो उत्तरी अरावली का हिस्सा है। उत्तरी अरावली का हिस्सा होने की वजह से ए का है वो 4 नंबर रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली में आती है रघुनाथगढ़। तो चारों में सी और डी का 2 का है, ए और बी में है नहीं, तो दोनों गलत हो गए। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। मध्य अरावली और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है टोडगढ़, ठीक है ना। तो मध्य अरावली की याद रखना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ कहलाती है। तो मध्य अरावली में आ गई टोडगढ़। तो 2 का है वो 1 आ गया, तो इसमें है, इसमें नहीं है, डी गलत हो गया, ए है वो सही होगा। दक्षिणी अरावली की अगर बात करें तो वो आगे दिलवाड़ा। हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो वो आएगा संतूर की पहाड़ियां हाड़ौती प्रदेश में है। तो ये चारों विकल्प सही हो गए हमारे लिए कि उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, मध्य अरावली में टोडगढ़, दक्षिणी अरावली में दिलवाड़ा की पहाड़ियां, हाड़ौती प्रदेश में संतूर की पहाड़ियां मौजूद हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ये लीजिए, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, सही आंसर। यानी उत्तरी अरावली के रघुनाथगढ़, मध्य अरावली में टोडगढ़, और टोडगढ़ है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली की दिलवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। हाड़ौती प्रदेश हैं वो उसमें संतूर की पहाड़ी आती है, इसलिए सी विकल्प है वो सही माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो है ये, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। यानी अगर हम पश्चिम से चलें और पूर्व की ओर आए तो उसमें पठारों का सही क्रम कौन सा है, ये देखना है हमें। तो ए में देगा हाड़ौती पठार, उपरमाल पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट पठार। बी में हाड़ौती पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल पठार या बोराट पठार। सी में है बोराट पठार, उपरमाल पठार, लसाड़िया पठार, हाड़ौती पठार। डी में है बोराट पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल का पठार या फिर हाड़ौती पठार। तो इन चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है, तो बोराट का पठार ये है, आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा बोराट का पठार, सॉरी ये रहा बोराट का पठार। राजसमंद और उदयपुर जिले में बोराट का पठार। लसाड़िया का पठार देखें तो ये रहा लसाड़िया का पठार, ये यहाँ आएगा लसाड़िया का पठार, आप देख रहे हो लसाड़िया का पठार। उसके बाद में उपरमाल का पठार है, तो उपरमाल अभी हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का मध्य जो उपरमाल का पठार कहलाता है, बिजोलिया पठार या उपरमाल, ये यहाँ चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य उपरमाल पठार। अब हाड़ौती का पठार, ये आप यहाँ आएंगे तो आप दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठार। तो यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो बोराट पठार, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार के बाद में कौन सा आएगा, उपरमाल का पठार, उपरमाल के बाद में हाड़ौती का पठार। तो इसलिए डी आंसर सही माना जाएगा। तो डी विकल्प सही है। इस तरह से सभी विकल्प का चुनाव अगर देखें तो डी विकल्प में सही है। सबसे पहले बोराट का पठार आता है, फिर लसाड़िया का पठार आता है, फिर उपरमाल का पठार आता है, फिर हाड़ौती का पठार आता है। तो सबसे दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार, उसके बाद में उपरमाल, लसाड़िया और पश्चिम में बोराट का पठार मौजूद है। ठीक है, तो डी विकल्प है वो सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है ये,
कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी बालूका स्तूप का प्रकार कौन सा स्तूप है वो नहीं है, जो राजस्थान में से कौन सा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बालूका स्तूप का बताना है तो उसमें थली, बरखान, पैराबोलिक या सीफ। हमने पैराबोलिक पढ़ा है, सीफ पढ़ा है, बरखान भी पढ़ा है, ये सभी बालूका स्तूप का हिस्सा है। पर तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो उसमें आएगा थली, ए, थली नहीं है। तो ये एक बालूका स्तूप का हिस्सा नहीं है या प्रकार नहीं है थली। और सभी बरखान है तो अर्धचंद्राकार आकृति में बनती है, पैराबोलिक है, सीफ है जो मछलीनुमा या एक सिंह की आकृति की जो बालूका स्तूप बनती है उसे सीफ कहलाता है। थली है वो बालूका स्तूप का हिस्सा नहीं है। तो ए विकल्प है वो गलत होगा और हमारे लिए तो सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है प्रकार, तो वो थली है, तो इसलिए ए आंसर है वो विकल्प है वो सही माना जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है ये, लाठी सीरीज क्या है। नाम सुना होगा, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। विकल्प है ए में भूमिगत जल पट्टी है क्या, बी में वन संरक्षण कार्यक्रम है क्या, सी में सेवन घास पट्टी है क्या, डी में उपयुक्त सभी है क्या। तो चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। और लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में है और जैसलमेर में एक भूमिगत जल पट्टी है और उस जल पट्टी स्थित क्षेत्र को कहते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र, भूमिगत जल पट्टी। तो इसलिए ए विकल्प है वो सही है, भूमिगत जल पट्टी के रूप में ए करेक्ट आंसर माना जाता है ए। तो करेक्ट आंसर हमारे आ गया ए, भूमिगत जल पट्टी के रूप में। और भूमिगत जल पट्टी है वो क्या कहलाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, थार के मरुस्थल में। और किस जिले में वो आता है, जैसलमेर जिले में। तो जैसलमेर जिले में भूमिगत जल पट्टी को लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ए विकल्प हमारे लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये, अरावली पर्वत का विस्तार है। यानी अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, ये बताना है हमें। तो मध्य प्रदेश के सिहारे से दिल्ली तक है क्या, मध्य प्रदेश की स्थिति ये आती है राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में तो अरावली का विस्तार है ही नहीं, दिल्ली में तो फिर भी है, तो इसलिए ए विकल्प है वो गलत होगा। बी में राजस्थान के उदयपुर से क्या दिल्ली तक है, तो राजस्थान के उदयपुर से लेकर के दिल्ली तक, यानी उदयपुर में समाप्त नहीं होती है अरावली की पर्वत श्रृंखला, आगे तक भी जाती है, गुजरात तक जाती है, दिल्ली तक तो है पर तो उदयपुर से आगे तक गुजरात में भी जाती है, इसलिए बी भी गलत होगा। सी की अगर बात करें, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, हाँ ये गुजरात का ये पालनपुर क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के दिल्ली के यहाँ तक अरावली का विस्तार है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है वो सी आएगा, सी है वो करेक्ट आंसर है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसकी लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है। और राजस्थान में अगर बात करें तो 550 किलोमीटर राजस्थान में है, जो कि 80% संपूर्ण अरावली का 80% है वो राजस्थान में मौजूद है, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक विस्तार आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है ये, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। यानी अरावली का जो विकास हुआ था वो कौन से काल में हुआ था। तो चार विकल्प हैं, क्या प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, मीसोजोइक काल में हुआ, पेलियोजोइक काल में हुआ या सीनियोजोइक काल में हुआ। कौन से काल में अरावली का विकास हुआ था। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है
और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला होने की वजह से इन चारों युगों में से अगर बात करें, प्राचीन युग की बात करें, तो वह है प्री कैम्ब्रियन युग। ये तो इसलिए ए विकल्प है वो सही होगा। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का विकास हुआ था और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, प्री कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? यानी कौन सा भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? ए में है अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है क्या? बी में अरावली की पहाड़ियां कहलाती है क्या? डी में हाड़ौती का पठार क्या जीवन रेखा है? डी में पूर्वी मैदान क्या राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? अगर अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो वो नहीं है। अरावली की बात करें, चलो देखते हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस तरह से विस्तार है, और जब मानसून आता है तो इस भाग ये अवरोध की स्थिति में आती है, और अवरोध की स्थिति में होने की वजह से पूर्वी भाग में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा नाम मात्र की ही होती है। 50 से 0 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इसलिए पश्चिम भाग मरुस्थल के रूप में, पूर्वी भाग उपजाऊ मृदा पूर्वी मैदान के रूप में कहा जाता है। तो इसलिए राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है वो राजस्थान में जीवन रेखा के रूप में माना जाता है, और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के रूप में विभाजित करती है राजस्थान को दो भागों में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा का भाग है वो पश्चिमी राजस्थान, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का भाग पूर्वी राजस्थान कहलाता है। इसलिए अरावली की पहाड़ियों वाला आंसर है वो सही होगा बी, अरावली की पहाड़ियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अरावली की पहाड़ियां हैं वो एक जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। अगर अरावली नहीं होती तो आर्द्र हवाओं को कोई भी अवरोध के रूप में हवा को नहीं रोक पाता और हवाएं सीधी आगे निकल जाती बगैर वर्षा किए हुए। इसलिए अरावली पर्वतमाला है ये अवरोध के रूप में, इसलिए अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है। ये एक जीवन रेखा के रूप में कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का, यानी संपूर्ण राज्य कुल भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा है? यानी एक अकेली अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर से पहले 4 विकल्प है। क्या है? 7.1%, बी में है 7.4%, सी में 9.1%, डी में है 13.2%। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे, और कमेंट बॉक्स में आप विकल्प पर लिख सकते हो ABCD, या उसके अंदर आप प्रतिशत भी डाल सकते हो कि कितने प्रतिशत के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दोगे। 135 नंबर क्वेश्चन का और 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही है, कितना प्रतिशत है वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप पर कमेंट पर छोड़ा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। ये देखो, सुमेलित करना, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थानीय नाम दे रखे हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? बी में डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सी में है आबू पर्वतखंड क्या कहलाता है? डी में है कोटा बूंदी बारा क्षेत्र क्या कहलाता है? अगर इसमें स्थानीय नाम आए तो 1 में भोमट, 2 में हाड़ौती, 3 नंबर में बागड़, 4 नंबर में अर्बुद। तो इसका हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प है वो सही माना जाएगा। तो हमने अनेक पहाड़ियां पढ़ी थी, रामगढ़ की पहाड़ियां अभी पढ़ के आए हैं और पठार के रूप में पढ़ के आए हैं। हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में है।
तो डी का है वो 2 नंबर वाला सही माना जाएगा। डी का 2 नंबर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ तो हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो 4 डी का है वो 2 नंबर है, वो सही माना जाएगा। तो इसमें से अगर देखें तो इस एक में ही 2 नंबर आता है, तो इसलिए देखो एक चीज हमारे याद रहती है चारों में से, तो हमारे क्वेश्चन ये देखो बगैर समय बर्बाद किए हुए हमारे क्वेश्चन सही हो गया बी। हम पहले ही डाल देते हैं, फिर देखते हैं, मिलान करते हैं कि सही सुमेलित है क्या। ए का 3 नंबर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो हमें अभी पढ़ के आए हैं कि बागड़ प्रदेश कहलाता है, तो इसलिए सुमेलित कर देते हैं बागड़ प्रदेश। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो है भूमठ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, आपको पता है भूमठ क्षेत्र के रूप में। उसके बाद में आबू पर्वत खंड है, वो आरबुद के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत है सिरोही में, तो उस खंड को आरबुद के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका 4 हो गया। तो 3 1 4 2 बी विकल्प सही होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। तो ये इस तरह से हमें सुमेलित करना है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों मेरी ये क्लास, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित बहुविकल्प क्वेश्चन से संबंधित मेरी क्लास। और इस क्लास में आपको समझाने का मैंने पूर्णतः प्रयास किया है, विकल्प के तौर पर एक एक विकल्प के तौर पर अध्ययन किया है और कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से बनने वाले 146 क्वेश्चन, और 146 क्वेश्चन का मैंने ये अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाया है। तो आप YouTube पर जाकर के मेरे अलग अलग हर वीडियो का अध्ययन कीजिए, हर वीडियो को देखिए, बगैर स्किप किए हुए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपके लिए अलग से और नए वीडियो भी लेकर के आऊँगा। इसके लिए आपका प्यार स्नेह इसी तरह से बना रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।